नया नया ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था, पड़ोसियों के घर में टीवी देख के थोड़ा सा लगता था तो बड़ा थोड़ा सा असर होने लगा। मैं जम्मू कश्मीर का पहला एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसने राष्ट्रीय स्तर पे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन को 10 साल रन किया है एज ए हेड। हिंदुस्तान का पहला शख्स मैं था जो कल्चर समिट अबू धाबी में हुई थी, जिसमें 86 कंट्री से लोग आए थे और इंडिया को हम 2 लोग रिप्रेजेंटेट कर रहे थे। मेरे साथ बड़ा बहुत सपोर्ट रहा मेरी वाइफ का, तो उसने मेरी फैमिली संभाली, मेरे बच्चों को संभाला। आज मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है और रंगमंच पे मैं अपना नाम कमा चुका हूँ। अब और अभी करना है काम। फैमिली मैन थी वेब सीरीज वो की, अभी हाल में ही सोनी लाइव पे एक तनाव वेब सीरीज चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है मेरा। अभी मैंने गदर 2 कंप्लीट की है। ओपन एयर थिएटर बनाई जहां पे हमारे कल्चर को, हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को, फोक आर्टिस्टों की शाम को परफॉर्मेंस हो, लोग देखें कि हम क्या है। Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you? Sir, I'm fine. Welcome to Take One, sir. Welcome. Thank you. Thank you very much. सर आपका नाम ही आपकी पहचान है, आपको तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सर। आपने हमारी जम्मू की फिल्म इंडस्ट्री का नाम आप इंडिया तक लेके गए हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप फेमस है सर। आपने हॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में भी काम किया है एंड आज के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको हम देख रहे हैं। तो सर आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी रही है, इतनी ज्यादा शानदार जर्नी रही है इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो इस जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई सर? कुछ नहीं, हर जर्नी ऐसे स्टार्ट होती मस्ती में। मेरा अपना स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम में हो गया शुरू। तब नया नया ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था, पड़ोसियों के घर में टीवी देख के थोड़ा सा लगता था तो बड़ा थोड़ा सा असर होने लगा। तो ऐसा नहीं, बस हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू हुआ। अपने स्कूल में छोटे मोटे ड्रामे करता रहा। फिर मेरी मुलाकात स्वर्गीय रतन कलसी जी की से हुई, वो रेडियो में थे। और उसके बाद एक प्रोफेशनल ग्रुप में, एक यहाँ मैच्योर थिएटर ग्रुप, उसमें ज्वाइन किया मैंने। और उसमें ज्वाइन करने के बाद मतलब ये बहुत पुरानी बात है, मुझे वक्त भी अपना याद नहीं है। ये आप मान के चले कि मैं जब 10th में पढ़ता हूँ, आज मैं 61 का हूँ, तो उसका हिसाब लगा लो आप। और तब से अब तक फिर लगे रहे और नाटक वगैरह करता रहा। राष्ट्रीय स्तर पे भी चला गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नाटक कर लिए। फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में एज ए डायरेक्टर के तौर पे। वो एक्टिंग का स्कूल है, 2 साल का, वहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और एक उनकी अपनी प्रोफेशनल रेपेटरी कंपनी है जिसमें सारे एक्टर जितने भी होते हैं नाटक करने वाले, वो प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेन्ड बाय समवन इंस्टीट्यूट आल्सो। उनके साथ मैंने 10 साल काम किया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का वाहिद एक मैं मुझे बहुत बुरा भी लगता है बकरी की तरह ममियाना, मैंने ये, लेकिन अगर ना बताओ तो वो भी लगता है कि नहीं यार, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ इंफॉर्मेशन दे ही दो। मतलब कोई भी यहाँ हमारे जम्मू में कुछ मित्र हैं, उनका स्टार्ट ही लंदन, हांगकांग, वाशिंगटन से होता है। अरे यार, मैं जम्मू का आदमी हूँ, यहीं से स्टार्ट किया है मैंने। और बकरी की तरह मैं जम्मू कश्मीर का पहला एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसने राष्ट्रीय स्तर पे एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन को 10 साल रन किया है एज ए हेड। और उसके अलावा मैं आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे परफॉर्मिंग ड्रामा का डिपार्टमेंट है, वहाँ पढ़ाने जाता हूँ एक्टिंग, एज ए एक्टिंग कोच के तौर पे जाता हूँ। और नाटक खूब किए मैंने, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और हिंदुस्तान का पहला शख्स मैं था जो कल्चर समिट अबू धाबी में हुई थी, जिसमें 86 कंट्री से लोग आए थे और इंडिया को हम 2 लोग रिप्रेजेंटेट कर रहे थे। मैं था और मेरे साथ जम्मू से ही रविंदर कौल जी हैं, बहुत आर्ट क्रिटिक हैं, जाने माने। और उसके अलावा मुझे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला 2015 में डायरेक्शन के लिए। और फिर जहां जहां अब आज की डेट में मैं एक वाहिद शख्स हूँ जिसने अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग रेपेटरी कंपनी के साथ नाटक किए हैं और चर्चित नाटक रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। ये बस छोटी सी जर्नी है।
अभी बहुत कुछ करने का मन है। ओके, थैंक यू सर। ये तो आपकी बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये छोटी सी जर्नी है, ये बहुत बड़ी आपकी जर्नी है सर। तो सर जब आपका करियर का स्टार्टिंग फेज था तब आप जॉब भी कर रहे थे और साथ साथ में थिएटर भी कर रहे थे, तो वो आपको जॉब भी और थिएटर भी दोनों एक साथ जब चल रहे थे, एंड तब आपने उस आपकी जिंदगी में ऐसा कैसा मोड़ आया या आपको क्या हुआ कि आपने थिएटर की तरफ रुख कर दिया, एंड उस टाइम पे आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा था सर? ये वाकई सही बात है कि मैंने जॉब छोड़ी। मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे थे, रिस्क पे थे। जॉब छोड़ने का मतलब कि अर्निंग बंद थी। और जितनी मैंने 20 साल सरकारी नौकरी की है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, 20 साल, 20 ईयर्स, और मैं मैक्सिमम सस्पेंड रहता था। मुझे सस्पेंड कर, क्योंकि मैं नाटक की रिहर्सलों में भागा रहता था, बाहर शो करने चला जाता था, वहां एब्सेंट लग जाती थी, सस्पेंड हो जाता था, तनख्वाह बंद हो जाती थी। वो एक जिंदगी की स्ट्रगल है, क्योंकि ये फील्ड मैंने अपनी मर्जी से चुना था, मुझे किसी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया। मैं आज मैं रो, मतलब मेरी तनख्वाह बंद होगी, मैं रोता क्यों, मैं क्यों रो? ये फील्ड मैंने चुना है, तो मैं हंसते हंसते कहता है। लेकिन इन सारी उससे बच्चे छोटे थे, मुझे दिल्ली से ऑफर मिल गया एज ए डायरेक्टर के तौर पे श्रीराम सेंटर में, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर था। और मैंने कुछ अपने दोस्तों को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप लीव विदाउट पे पे चले जाओ। तो मैं लीव विदाउट पे पे चला गया, काम किया दिल्ली जैसे शहर में, मंडी हाउस में, जहाँ के रंगमंच का गढ़ है, वहां काम करके अपना सिक्का मनवाना कोई आसान बात नहीं है। जम्मू में बैठ के तो आप प्रेस नोट दे दो, नाटक किया आपने, नहीं किया कोई पता नहीं, प्रेस नोट छप जाएगा, है ना। वो उसमें क्या कॉपी कट पेस्ट करना सब में आ जाता है। मेरे प्रेस नोट भी नहीं आपने देखे होंगे इतने, मैं बड़ा कम आता हूँ फाइल में, मैं ठीक हूँ, बट आई एम हैप्पी। तो उस दौरान उस स्ट्रगल में मेरी वाइफ का बड़ा मेरे साथ बड़ा बहुत सपोर्ट रहा मेरी वाइफ का। फिर उसने मेरी फैमिली संभाली, मेरे बच्चों को संभाला। आज मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। और रंगमंच पे मैं अपना नाम कमा चुका हूँ, अब और अभी करना है, काम बहुत करना। लेकिन जब मैं श्रीराम सेंटर में था, तो मैं जब वापस जम्मू आ रहा, तो मेरे मन में था कि मैं अपने जम्मू कश्मीर में जाके भी, मेरे पास एक्सपीरियंस है इतना बड़ा, इतना काम किया मैंने, तो मैं अपने जम्मू कश्मीर में जाके एक्टिंग स्कूल खोलूंगा, एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा। हमारे यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनको सही तरीके से गाइड नहीं करता है कोई, उनकी ट्रैक उनको सही नहीं बताता। हर एक उनको अपना ही तरीके से, हरे बाग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कहने का मतलब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से। कल तक वो रंगमंच के नाम पे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उसके बाद फिल्म आ गई, उस पे होने शुरू हो गए, और उसके बाद जब वेब सीरीज आनी शुरू हो गई और आसान काम हो गया, तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन। तो बच्चों को चैनलाइज करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जम्मू आके मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ऊपर के लेवल पे सारा वो जी हजूरी वाला काम है, वो मुझसे नहीं होता। मैंने आइडिया बैकअप कर लिया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे लोग कई मतलब ऑफर्स भी मेरे को आई कि आप स्कूल खोलिए एक्टिंग का, काक साहब आप फीस लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो ये सब एक सफर था। लेकिन मेरी जब मैं बाहर का सफर था, तो मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा मेरे को, मेरी मिसेज का। वो बेचारी सिंपल सी हाउस वाइफ है, और उसका बड़ा सपोर्ट रहा। और बाकी मेरे दोस्त, और उसके बाद जो रंगमंच में मैंने नाम बनाया, मेरे जो सीनियर रहे हैं, उनका बहुत, उन्होंने मेरे साथ काम किया, सीनियर जूनियर टेक्नीशियन, मैं उन सबका आज तक शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि ये मेरा फर्ज है उनका शुक्रिया अदा करना, कि उन लोगों ने मेरे साथ काम किया। ये तो सर बात कोई सही कहता है कि एक सप्ताह जब हम देखते हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए और भी लोगों के बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कोई ये नहीं कह सकता, खासकर परफॉर्मिंग आर्ट में कोई ये नहीं कहता मैंने ये कर दिया। मैं नाम की चीज नहीं है, हमने ये किया। आपके साथ एक टीम होती, 10-15, 5-6 एक्टर आपके साथ काम कर रहे थे, आपके टेक्नीशियंस आपके साथ होते, आपके दोस्त वेल विशर, आपके अच्छे क्रिटिक आपके साथ होते, आप उनको कैसे बुला सकते? आज मैं बोल दूं कि मैं बन गया, नहीं, मुझे बनाने में मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे दोस्तों का हाथ है, मेरे सीनियर्स का हाथ है, मैं कैसे बोलूं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपने श्री राम इंस्टीट्यूट का 2 बार नाम ले चुके हैं आप,
तो जैसे ही आप जम्मू से वहां दिल्ली गए, तो वो कैसा ट्रांजिशन कैसे किया आपने? आपको कैसा लगा कि वहां पे जाके एक बिल्कुल अलग कल्चर आपने देखा होगा थिएटर को लेके? तो उस एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है, आप काम जानते हो, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काम करना अगर आप जानते हैं, आप काम करना जानते नहीं हैं, हवा में आप बातें कर रहे हैं, है ना, नकली बन के लोगों को देश दिखा रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे काम। मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर का कोई डायरेक्टर जिसने बाहर जाके प्रोडक्शंस की होंगी, कोई नहीं है। लेकिन बैठ के यहाँ पे डंका बजाने वाले बहुत हैं, हांगकांग, वाशिंगटन, लंदन, है ना। अरे खड़े होके सिखाते पहले एक्टिंग होती क्या है। आए दिन मैं देखता रहता हूं वर्कशॉप हो रही है, थिएटर वर्कशॉप हो रही है। अरे यार, मैंने भी वर्कशॉप की, मैंने एक वर्कशॉप की और वो बच्चे मेरे साथ 10 साल काम करते रहे। तो यहाँ पे हर हफ्ते के बाद वर्कशॉप हो रही है। वो मैंने कहा चैनलाइज नहीं है, ट्रैक नहीं है, मिसलीड कर रहे हैं लोग। तो सर जैसे आपके पास कोई मूवी की या किसी वेब सीरीज की जो स्क्रिप्ट आती है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको आप देख के सिलेक्ट करते हो कि नहीं मुझे ये वाली लाइफ करनी है या ये वाला रोल मुझे टेकअप करना है कि नहीं? सर उस बारे में हमें बताएं। मैं टोटल फिल्मी एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग के अगेंस्ट रहा हूं शुरू से, लेकिन पता नहीं दिल्ली में ही सब कुछ हुआ था। मेरी पहली जब फिल्म प्रोसेस मेरा शुरू हुआ तो वो फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। तो उसका जो कास्टिंग डायरेक्टर थे अभिमन्यु रे जी, वो जब दिल्ली में कास्टिंग करने आए हुए थे, और उनको जो असिस्ट लड़का कर रहा था मुकेश छाबड़ा, वो श्रीराम सेंटर में पढ़ रहा था। वो मेरा स्टूडेंट रहे हैं वो मुकेश छाबड़ा जी, आज वो टॉप का कास्टिंग डायरेक्टर है बॉम्बे में। तो वो मेरे को मिलाया, मेरा लुक देखा, तो उन्होंने मुकेश को कहा कि सर का यार ऑडिशन करते हैं यार, ये एक कैरेक्टर के लिए फिट है ये। मुझे कहा, मैंने कहा मैं नहीं करता यार, मुझे नहीं करना है, मैं क्राउड में नहीं आ सकता, लाइन में नहीं। सर आपके लिए अलग सा हम करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, चलिए आप तैयार हो, चलिए करिए आप। मैंने कहा चलो ठीक है, देते हैं। किया, फिर वो प्रोसेस एक चला, फिर वो कैरेक्टर के लिए हुआ, फिर वो होता है, ऑप्शंस होते हैं उनके पास, फिर वो इस बात पे हो गई बात कि अभी सेलेबल फेस नहीं है इतना, तो अभी ड्रॉप किया जाए, तो हो गया। उसके बाद दूसरी फिल्म थी एक हाईजैक, उसकी कास्टिंग भी अभिमन्यु रे कर रहे थे। ये हाईजैक है शाइनी ऊजा जिसमें थी, ईशा देओल जी थी इसमें। तो उसमें वो कास्ट एक्टर ढूंढ रहे थे, एक विलन ढूंढ रहे थे डिफरेंट किस्म की लुक का। मेरी फोटो दिखाई तो डायरेक्टर को, तो उन्होंने कहा ये कहाँ पे? उन्होंने कहा दिल्ली में, आ सकते हैं, उनका पूछ लेते। मुझे फोन किया कि आप आ सकते हैं सर? मैंने कहा आ जाते हैं। तो हम चले गए बॉम्बे 2 दिन लुक टेस्ट होता रहा, सारा वर्क बस। तो मैं पहली फिल्म मैंने वो हाईजैक की एज ए विलन के तौर पे, और बड़ा अजीब जैसा लगा विलन में, हालांकि मैं इतना विलन नहीं हूँ, लेकिन कैरेक्टर लुक के वाइज मिल गया वो। तो फिर उसके बाद मैंने करता गया मैं फिल्में, ना करते भी 20-25 फिल्में मैंने की हैं, 2 वेब सीरीज की है। वहाँ थोड़ा सा मैं चूजी रहता हूँ। जैसे एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की सीरीज एपिक चैनल पे चल रही थी, अनुराग बासु जी ने वो किया था डायरेक्ट, उनका प्रोडक्शन हाउस था। उसके लिए मुझे जब फोन आया, तो फोन करने वाला भी मेरा स्टूडेंट था, कि एक काबुली वाला रोल है उसमें। काबुली वाला स्टोरी जो है बड़ी फेमस कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उसके लिए मुझे कहा गया। तो मैंने कहा प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? मेरी फला है। डायरेक्टर कौन है? अनुराग बासु। मैं कहानी कौन सी कर रहे हो? अरे काबुली वाला। मेरा कैरेक्टर कौन सा है? कहने लगे काबुली वाला। मैंने कहा डन। कहता सर वो फाइनेंशियल मैटर्स वो डिस्कस। मैंने कहा नो, वो बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काबुली वाला कैरेक्टर हिंदुस्तान की रग रग में है। उस कैरेक्टर को बलराज साहनी जी ने किया हुआ है। उस कैरेक्टर को बंगाल में बड़े फेमस एक्टर है, उन्होंने किया। तो इस तरह का कैरेक्टर करने से ये फायदा है, ये कि मैं जिंदा रहूंगा, या मैं आज रहूंगा ना रहूं। आज बलराज साहनी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो काबुली वाला उनका है। जब आप गाना सुनते हैं मेरे प्यारे वतन, तो आपको कितना वो लगता है बच्ची। तो मुझे वो कैरेक्टर काबुली वाला लगा, तो मैंने डन कर दिया, कोई पैसे की बात नहीं की। तो वो मुझे लड़का
सर बजट बहुत कम है सर, बजट बहुत कम है, आपके लाइक का बजट। मैंने कहा यार बजट को मार गोली, करेक्टर बहुत अच्छा है, यादगार करेक्टर है, लोग याद करें। उसमें मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। और जब वो मैंने शूट वगैरह हो गए, जब उसकी वो पेमेंट वगैरह दिया तो उन्होंने लिफाफे में दिया, तो पेमेंट मेरी उम्मीद से ज्यादा थी। और एक फैमिली मैन थी वेब सीरीज वो की, अभी हाल में ही सोनी लाइव पे एक तनाव वेब सीरीज चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है मेरा। ओपनिंग ही मेरे से शुरू होती है वो तनाव की। तो ये वेब सीरीज का ये रहा। अभी कुछ फिल्में मैं शूट कर चुका हूँ, और बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, मेरी सर्जरी हुई है, तो कुछ फिल्में मैंने छोड़ दी हैं। लेकिन जो असाइनमेंट्स ली हुई हैं वो मैंने की है मेरी। अभी मैंने गदर 2 कंप्लीट की है, जो सनी देओल जी की आने वाली है, और कंगना जी के साथ एक तेजस फिल्म है, वो कंप्लीट कर दी मैंने। अब कुछ नई फिल्में मैंने साइन की हैं, अब फैब के लास्ट के बाद उनकी शूटिंग है, तो मैं वैसे चला जाऊंगा काम करने के लिए। तो सर आपने गदर 2 का मेंशन किया है यहाँ पे, तो उसकी बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑडियंस ने अभी तक काफी वेट कर चुके हैं वो गदर 2 देखने के लिए। आई होप वो बहुत एक्साइटिंग हो गए। तो अभी उसका रिसेंटली पोस्टर भी लॉन्च हुआ है एंड लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। आपका भी रोल है उसमें, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं सनी देओल सर के साथ काम करने का, और उस मूवी के साथ रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट शेयर करें। देखिए वो मूवी, उसमें मेरी जो कास्टिंग हुई है वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर बेचारे ने नहीं की। मेरे साथ सीधा अनिल शर्मा जी ने कहा मेरी फोटो देखने के बाद कि यार मैं इनसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। तो मुझे जो उनके असिस्टेंट, उनका फोन आया कि वो, मैंने कहा मैं अभी भद्रवाह में शूट कर रहा हूँ, मैं दिन में अवेलेबल नहीं हो सकता, शाम को अवेलेबल हो जाऊंगा 8 बजे के बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है 8 बजे के बाद। तो मैं 8 बजे के बाद फ्री हुआ, मैंने फोन किया तो उन्होंने जोड़ा। तो अनिल शर्मा जी के साथ ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात हुई। तो बात में लास्ट में उन्होंने कहा कि काक साहब आप गदर 2 में हमारे साथ एक अच्छा किरदार कर रहे हैं फिल्म। थैंक यू जी। इस तरह हो गया गदर 2 का। तो फिल्म कुल मिला के बहुत बढ़िया फिल्म है। पहले वाली फिल्म ने तो अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये भी कम नहीं है। इसमें गाने, जो नए गाने हैं वो भी कमाल के गाने के, मतलब कई चीजें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो एक हमारे एग्रीमेंट में होता है कि हम हमें पता है कुछ चीजें। जी सर जी, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट सनी देओल सर के साथ आपने काम किया उसमें, तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस आपका? देखिए सनी जी बहुत नाइस पर्सन है, मतलब ना उनमें वो स्टार डंप वाली बात है, ना उनमें ये है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ। वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं पंजाब से, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, आम आदमी की तरह। और छोटा एक्टर हो, क्राउड वाला एक्टर हो, एक्स्ट्रा में खड़ा हुआ एक्टर हो, तो हर एक को बोलते भाई करो, एक्सप्लोर करो, अपना आउटपुट अच्छा दो, कोऑपरेट करते हैं एक्टर को। मेरे उनके साथ सीन थे, तो मुझे अनिल शर्मा जी ने मिलाया कि सनी जी ये कश्मीर से आए, तो एकदम बड़े एक्साइटेड हो गए, इतनी दूर से आए हैं ये इसके लिए। तो कश्मीर से ये था कि सनी देओल की जो पहली फिल्म बनी थी वो बेताब में बनी थी, पहलगाम में, ठीक है। तो फिर उसी फिल्म के नाम से उस जगह का नाम रख दिया गया बेताब वैली। तो सनी की वो एक अटैचमेंट है जम्मू कश्मीर के साथ भी लेके, कि मेरी पहली फिल्म तो वहां बनी और उसका नाम, उस जगह का नाम बेताब वैली रखे। वो आज टूरिस्ट प्लेस बना हुआ, वहां जाते हैं लोग। तो उनके साथ वो बड़ा मुझे करते थे, मुझे भी बताते थे कि नहीं काक साहब ऐसे नहीं, थोड़ा सा इमोशन, ये करो, ये करें। मतलब कोई स्टार डम नहीं, नखरा नहीं, कुछ नहीं, बड़ा आम आदमी की तरह, सिंपल आदमी, सिंपल, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। वो फालतू की कुछ नहीं। फिर पाजी हो तो सर जी सर टोटली। तो सर आजकल वेब सीरीज का बड़ा चलन है, हम आपको वेब सीरीज में भी देख पा रहे हैं। अभी आपकी जो तनाव रिलीज हुई है, जो कि कश्मीर बेस्ड एक वेब सीरीज है, तो आपको क्या लगता है, वेब सीरीज, आपने मूवीज में भी काम किया है, आपने वेब सीरीज में भी आप काम कर चुके हैं, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या लगा, मूवी में काम करने का और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करने का? उसका एक्सपीरियंस में आपको क्या डिफरेंस लगा है? कुछ नहीं है, वही वैसी एक्टिंग है, वैसी शूटिंग है, वैसे ही इक्विपमेंट है। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट का कुछ जो ओटी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें आ रही हैं
उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि वेब सीरीज लोग मोबाइल में भी देखना चाहते हैं, है ना, ये बड़ी स्क्रीन पे तो नहीं लगेगी ना। लेकिन जब फीचर फिल्म शूट होती है तो वो 70 mm के कैनवास के लिए शूट होती है। अभी हम जब तनाव शूट कर रहे थे तो मेरी वहां सचिन जी एक डायरेक्टर भी थे इसके, और डीओपी भी थे, फोटोग्राफी के डायरेक्टर भी थे। तो उनसे बातचीत चल रही, वो कह रहा है यार ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको मैं वो मोबाइल के लिए नहीं शूट कर रहा है यार, इसको मैं 70 mm के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर आप तनाव देखें तो वो आपको लगेगा कि यार ये मतलब आप मोबाइल में देख के तो उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन आप कहेंगे यार ये पर्दे पे आनी चाहिए, इतना बड़ा कैनवास खुला हुआ है, इतना बड़ा भद्रवाह में शूट हुआ है, भद्रवाह की लैंडस्केप है, कश्मीर में शूट हुआ है, मैक्सिमम शूट उसका जम्मू कश्मीर में, और उसमें मैक्सिमम आर्टिस्ट भी जो थे वो जम्मू कश्मीर के थे। इवन के गदर फिल्म में 4 एक्टर हैं जो जम्मू कश्मीर के। मैं हूँ, अबरार एक लड़का है वो है, मुश्ताक नायका है एक, और वीर सरवर है। तो उस मामले में मैं जम्मू कश्मीर को लेके बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि इस बड़ी फिल्म पे, इस बड़े बैनर की फिल्म पे मेरे जम्मू कश्मीर के 4 आर्टिस्ट हैं। ये भी कम है, और होने चाहिए। तो सर आप डोगरी में एक बड़ी फेमस मूवी है जो गीटियां करके, तो आप उसका भी पार्ट रहे हैं, बट वो आज से कोई 9 साल पहले रिलीज हुई थी, लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना हुई उसकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट 9 साल का गैप आ गया है सर। तो अभी तक कोई भी ऐसी डोगरी मूवी नहीं आई है जो इतनी ज्यादा जिसने पॉपुलैरिटी गेन की हो। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उस फिल्म का हिस्सा रहा हूँ फ्रॉम बॉटम टू जवान होने तक। राहुल शर्मा जी उसके डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरा बहुत डिस्कशन रहता था, हम बातचीत करते थे स्क्रिप्ट को लेके भी, वो मेरे साथ आइडिया भी शेयर करते जो मेरे पास होता था। जो मेन एक्टर था तनवीर दार, वो मेरा स्टूडेंट रहा है, उसने थिएटर मेरे साथ किया है, और वो एक एक्सपीरियंस था। मतलब जिसको आप कहते हैं ना सिनेमा, हमारी जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है, लोग हर एक कह रहे हैं मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ। वो फिल्म कहाँ बना रहे हो? अगर बनाई तो कहाँ है? सिनेमा, अगर आप, मैं सिनेमा मतलब फिल्म का मतलब है आम आदमी तक जाए और सिनेमा हॉल में लगे। आप बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं, मैंने फिल्म बना दी, वो नहीं होता है, बचकाना हरकतें वो लगती हैं। इसीलिए वीडियो के बाद हमने दूसरा प्रोजेक्ट नहीं निकाला था, क्योंकि कंटेंट चाहिए, वर्क चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिकली चाहिए। कोई हम दौड़ में भाग नहीं रहे हैं, हमें रेस जीतनी नहीं, हमने जीती हुई है रेस। गीटियां का एक लाइन खींच दी है, अब आप लोग खींच लो, जिसकी हिम्मत है उसके बराबर की लाइन खींच लो। मैं ओपनली कह रहा हूं, नहीं खींच पाए, 10 दावेदार आप हो रहे हैं, नहीं खींच पाई लाइन। क्यों नहीं खींच पाई? क्योंकि वो क्लियर नहीं है। गीटियां हमने जब फिल्म बनाई तो एक सिनेमा का कॉज को लेकर बनाई कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी रीजनल फिल्म दिखानी है, फुल एंटरटेनमेंट के मुताबिक, इसलिए गीटियां चल रही। आजकल मेरे ख्याल वो ओपन फाउंटेन, वो बागे बहू में चल रही है फिल्म, वो लोग घचाघच वहां भरे हुए, वहां कश्मीर के लोग काफी आते हैं, वो सीटियां मार रहे होते हैं। तो उसके बाद गीटियों में तो बहुत बढ़ रही है जम्मू में, पर सिनेमा हॉल में लाओ ना, सिनेमा हॉल में ला के उसके बाद फिर उसके बाद लाइन खींचो, बताओ क्या है। लेकिन गीटियां की टीम की यहाँ कुछ आएगा, ऊपर वाले आप दुआ कीजिए, एक अच्छा कुछ ना कुछ आएगा। मतलब ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं है, जब तैयार हो जाएगा तो सब पब्लिक के सामने होगा। तो सर हमारे जो जम्मू कश्मीर में, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया कि कोई भी टैलेंट की कमी नहीं है, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मेजर्स और कौन से ऐसी हम चीजें कर सकते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नेशनल मीडिया में, नेशनल इंडस्ट्री में ज्यादा हो? देखिए, सबसे पहले ये है कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं यहाँ पे, उन यूनिवर्सिटीज में ड्रामा डिपार्टमेंट ही है, ये है ही नहीं। बाहर की यूनिवर्सिटियों में एमए ड्रामा है, पढ़ाया जाता है, ड्रामा एक्टिंग पढ़ाई जाती है, मैं जाता हूँ पढ़ाने। सबसे पहले बात तो ये, और हमारे ये जम्मू के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड ये क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी, है ही नहीं, है ही नहीं। ये
आप कॉलोनी बना रहे हो, अरे यार वहां बोलो, एक छोटा सा ऑडिटोरियम होना चाहिए, एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये उस बिल्डर को बोलो कि भाई तुम्हारा नक्शा या तुम्हारा प्रोजेक्ट तब अप्रूव होगा, ये वाली क्लास इसमें रखनी। यूनिवर्सिटीज खुले, कोई भी नहीं बोल रहा है जम्मू में। आपने सुना कभी किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट होना चाहिए, हमारे बच्चे वहां से पढ़ें, ट्रेंड हो जाएं? किसी ने सुना आज तक? बस हर एक कोई आके ये कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तूने क्या किया, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हो, ये जरूरी है। हमारे जम्मू कश्मीर की कल्चरल पॉलिसी नहीं है। आप देख लीजिए, आपका जो जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो विजन देखो हमारे जम्मू के लोगों का, जो सो कॉल्ड वो बैठे हुए हैं इंटेलेक्चुअल बन के और सिविल सोसाइटी के खड़पैंच बन के, मतलब स्मार्ट सिटी में किसी भी जगह पे आपने देखा किसी ने छोटा सा मिनी सा ओपन एयर थिएटर बनाया हो? नहीं है। पुल के नीचे वर्टिकल गार्डन्स, हॉरिजॉन्टल गार्डन बना रहे, कौन देख रहा है यार? एक जगह जहां तुम पार्क बना रहे हो, नहर खोद रहे हो, झील बना रहे हो, वहां एक मिनी ऑडिटोरियम बना। मिनी ऑडिटोरियम को छोड़ो, ओपन एयर वो बनाइए, थिएटर बनाइए वहां पे, जहां पे हमारे कल्चर को, हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को, फोक आर्टिस्टों की शाम को परफॉर्मेंस हो, लोग देखें कि हम क्या है। वहां नाटक हो, वहां डांस के, हमारे जो फोक डांसेस हैं वो किए जाएं, हमारे जो फोक आर्टिस्ट गाने वाले हैं उनको लाया जाए। कहां की स्मार्ट सिटी यार? आप बता दो, आप तो मीडिया से लोग है जम्मू में वो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट? किसी के पास नहीं है वो कॉन्सेप्ट, सोचा ही नहीं उस तरफ। अपनी दुकानें चमकाए जा रहे हैं, जीवल के आगे बाग गार्डन कर दिया, वो लाइटें जला दी झिलमिल। अरे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इससे हमारा आर्ट कल्चर लैंग्वेज मर रहा है। वो जो ओपन एयर थिएटर एक बनाओगे उससे जिंदा रहेंगे लोग, हमारे डोगरे कपड़े देखेंगे, हमारी पगड़ियां डोगरी कैसी बांधी जाती है, हमारे गुजर भाई पगड़ियां कैसे बांधते हैं। हमारे गुजरों का भी अपना एक फोक डांस है, उनका अपना एक कल्चर है। कश्मीर वाले कल्चर को यहाँ लाओ, यहाँ के कल्चर को कश्मीर ले जाओ, कल्चर एक्सचेंज करो। स्मार्ट सिटी बन रही है, बिल्डिंगें बना रहे हो, वहां पे उनके अपने हैं जमा तकसीम है, इसमें जमा तकसीम भी, और इसमें भी 4 पैसे तुम लोग कमा लोगे यार, लेकिन कुछ अच्छा देख जाओ। विजन नहीं है, सोच नहीं है। तो सर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आपको जब आप ये थिएटर में जब आपका फेज चल रहा था, स्टार्टिंग फेज था, और जब आप आज की यंग आर्टिस्ट को देखते हैं उसी फेज में, उसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी थी और अब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं उनके लिए? आज का यूथ बड़ी जल्दी में, वो कहता मैं बस जाऊं और शाहरुख खान बन जाऊं। लड़की आती वो कहती मैं माधुरी दीक्षित बन जाऊं। कहीं मैं जब श्रीराम सेंटर में डायरेक्टर था, कोई आता सर मैंने एक्टिंग करनी, मैंने कहा सुन लो भाई, मुश्ताक के पास ना कोई कैप्सूल है, ना इंजेक्शन है, ना टेबलेट है जो मैं तुमको खिलाऊंगा और तुम 1 महीने के बाद शाहरुख खान या माधुरी दीक्षित बन के निकल आओगे। हमारा यूथ आज ग्लैमर की दुनिया में आ गया है ना, ग्लैमर है ना, ग्लैमर की दुनिया में तो बंदा फंस जाता है। पिछले दिनों जो बॉम्बे में कितने वो सुसाइड केस हुए, उस पर कई लोगों ने ये कहा कि देखें, लड़कियां आती हैं अपने घरों से और वहां एक्सप्लॉइट होती हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि लड़की के साथ खुद आ जाए, क्योंकि लड़की वहां अपने आप को अकेला महसूस है। तो हमारा जो यूथ है वो किसी भी कोने का, हर जगह का, हमारा जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, जल्दी में है, बस जल्दी 2 प्ले में एक्टिंग करते हैं, तीसरा प्ले कहते हैं मैं डायरेक्ट करूंगा। बताओ, हमें उम्र हो गई है, हम कहते ठीक है तो महान। जम्मू में आज थिएटर करना हो तो एक्टर कम है, डायरेक्टर ज्यादा हो गए। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम डोगरी की सेवा कर रहे हैं, हम डोगरी की सेवा कर रहे हैं। अरे भाई लोगों, आप डोगरी की कोई सेवा नहीं कर रहे हो, डोगरी आपकी सेवा कर रही है। आप डोगरी को कुछ नहीं दे रहे, डोगरी के नाम से आप खा रहे हैं।
कड़वी बातें, आई एम सॉरी, मैं शायद, पर मुझे परवाह नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ, ढंके की छोड़ पे कहता हूँ, मेरे बारे में ये बड़ा है। जी सर, नहीं सर, आपने बहुत वैल्यूएबल चीजें शेयर की हैं। तो सर, आप जो भी यंग आर्टिस्ट हैं, आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं कि वो आगे कैसे अपना ये जो जर्नी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले ये है कि वो अपने आप से सवाल करें कि मैं इस इंडस्ट्री में या इस परफॉर्मिंग आर्ट में क्यों जा रहा हूं। अपने आप से सवाल करें और जवाब ढूंढे, और जब उसे ये जवाब मिल जाएंगे ना, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट एक ऐसी विधा है जिसमें आपको डेली प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूं। आज आप एक परफॉर्मिंग आर्ट में ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कल पता नहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कल आप जो परफॉर्म करेंगे, याद है, या तो आज से अच्छा होगा या आज से बुरा होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। और डेली आपको, जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, तो डेली आपको वो रेत में से कुआं खोदना है, पानी निकालना और पीना है। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ आपने इतनी शानदार जर्नी शेयर की। आपके जितने भी अभी नए फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको बड़े पर्दे पे भी देखने के लिए, और हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए आपको उतनी एक्साइटमेंट रहेगी हमारे अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द Instagram लाइव सेशन ऑफ टेक वन। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।